गुण। ठीक है, सब लोग लिख लोगे रासायनिक अभिक्रिया के गुण, है ना। अब एक बात बताइए आप, हम जब कहते हैं ये कौन से कलर का पेन है? पेन तो है नहीं, पहले मार्कर है। तो आंसर भी कर दिया, क्वेश्चन गलत था फिर भी आंसर कर दिया। चलो ठीक है, मूल बात था कि क्या है, तो रेड, रेड होना क्या है, इसका गुण है, कैरेक्टर्स है। इसी बात को जो बाहर से देखे ये रेड है, इसी से इसका पहचान हो गया। इसका लंबाई और ये सब शेप देख करके, इसके मोटाई, इंक को देखकर हमने तय करा कि ये मार्कर है और ये वाला जो चीज है ये पेन है। मार्कर और पेन के बीच अंतर हम कैसे सीखा? इसके लंबाई, मोटाई, इसका लिखने का तरीका, इसी सब को देख के ना समझे। इसी तरह रासायनिक अभिक्रिया यदि कहीं हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि देखो, ये बात सही है कि इस दुनिया में आज तक से बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, कोई भी देख के पता नहीं लगा पाए कि ऐसे करके इलेक्ट्रॉन घूमता है। ना आइंस्टीन, ना रदरफोर्ड, ना हाइजेनबर्ग, कोई भी साइंटिस्ट इस बात को कभी पता नहीं लगा पाए कि इलेक्ट्रॉन ऐसे करके इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमता है, ये बात ठीक है, लेकिन हम अपने आंखों से देख नहीं सकते। कोशिका में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, नहीं। 1931 में नॉल और रस्का नाम के वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजे। उससे पहले कोशिका का बहुत भागों को कोई जानता नहीं था। तो ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉन को कोई देख नहीं रहा, और हम कह रहे हैं सारे केमिकल रिएक्शन किसके लिए हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बाहर बाहर दिखेगा थोड़े ना कि ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसने इलेक्ट्रॉन, ये ले लो इलेक्ट्रॉन, ये दे दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ऐसा होना संभव नहीं है। ये कॉपर ने इलेक्ट्रॉन दिया, ये दिख गया मूवी के तरह कि ये रहा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये रहा आ रहा है, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? अरे हाँ ना बोलो। तो थोड़ा तो समझो इस बात को। अब हमको दिखेगा कैसे? दिखने का कोई वजह होना चाहिए, तो उसके गुणों में परिवर्तन दिखेगा। जैसे जब तुम अच्छा महसूस नहीं करते हो तो महसूस करना तो अंदर की बात है, लेकिन तुम्हारे गुणों में अंतर आ जाता है। तुम्हारे आवाज में अंतर आता है, तुम्हारे चेहरे पर कुछ अंतर आ जाता है। तुम जब गुस्सा रहते हो, तुम जब खुश रहते हो, तो खुश होना, गुस्सा होना ये तो माइंड की बात है, लेकिन फेस पे उसका एक्सप्रेशन होता है कि नहीं होता है? होता है ना। ऐसे ही जब कहीं इलेक्ट्रॉन का देन लेन चल रहा होगा तो कुछ बातें परिवर्तित होगा, बाहर बाहर कुछ परिवर्तन होगा, जिसको देख के हम पता लगा पाएंगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या फिर नहीं हुआ। इसको देख के पता लगा पाएंगे क्या चीज, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं। जैसे आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो तो आप कुछ बातें बताते हो, लेकिन साथ में कुछ टेस्ट करके और कुछ बातें पूछ के वो बता पाते हैं क्या चीज, क्या बता पाते हैं। ऐसे ही जब रासायनिक अभिक्रिया कहीं पे हो रहा होगा तो हमें कुछ चीजें दिखने मिलेगी। सबसे पहले दो चीज जो अभिकारक था, यदि ठोस में है तो हो सकता है कि उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए? ये क्या नर्सरी क्लास बना रहे हो क्या? नहीं, मतलब तुम्हें ऐसा भी लगता है कि लाइक थोड़ा ज्यादा जोर से बोलेंगे तो मैम या सर जो 1 में रहते हैं वो बोलेंगे वाह शाबाश। नहीं होता है, हम में से अक्सर गलत वैल्यू सिस्टम लेके बैठे हैं कि जल्दी जल्दी बोल दिए तो माना जाता है कि आप अच्छे स्टूडेंट हो। विज्ञान ऐसे नहीं चलता है।
विज्ञान समझ से चलता है। आप धैर्यपूर्वक आराम से भी बोलोगे तो भी समझ में आएगा। तो पहला बात होगा कि जो रिएक्टेंट का अवस्था है, किसका अवस्था है? रिएक्टेंट का। अब कोई दिक्कत तो नहीं है रिएक्टेंट का मतलब समझने में। इधर तीर के बाएं तरफ में है तो उसको क्या कहेंगे? अभिकारक, है ना? तो अभिकारक का जो अवस्था होगा तो कितना अवस्था हो सकता है? मूलतः तो 3 ही होता है। प्लाज्मा बीईसी मिलने वाला थोड़े है, वो तो बहुत रेयर केस में मिलता है। तो यदि ठोस है तो हो सकता है अवस्था बदल के द्रव में बदल जाए, द्रव में है गैस में बदल जाए, गैस में है द्रव में बदल जाए। ऐसा हो सकता है कि अभिकारक के अवस्था में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। यानी कि अभिकारक और प्रतिफल का जो अवस्था है उसमें अलग अलग हो जाए। तो अवस्था में परिवर्तन जब हो रहा है तब हम कह सकते हैं क्या चीज? कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। दूसरी बात कि रंग में परिवर्तन हो सकता है। किसमें? रंग में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, रंग पहले कोई और रंग का था, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद रंग में बदलाव हो गया। या हम यूं पकड़े, चूंकि रासायनिक अभिक्रिया को तो हम देखेंगे नहीं, रंग में जहां जहां परिवर्तन हुआ है वहां पे हम ढूंढने का कोशिश करेंगे कि शायद यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ होगा। समझ में आ रहा है बात? रंग में परिवर्तन। और तीसरा परिवर्तन है ताप में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? ताप में परिवर्तन। ये 3 चीज होगा। 3 परिवर्तन हमको दिखाओ। नंबर पहला अवस्था में, दूसरा रंग में, तीसरा ताप माने तापक्रम भी बोल सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, रंग, उसके बाद अवस्था और ताप। इसके अलावा चौथा परिवर्तन भी हो सकता है, वो है कि गैस का निर्माण हो सकता है। कैसा हो सकता है? गैस का निर्माण हो सकता है। या फिर कह सकते हो कि गैस के निकलना, गैस का निकलना। और 5वां हो सकता है अवक्षेप बन सकता है। क्या हो सकता है? अवक्षेप का निर्माण हो सकता है। अवक्षेप माने तलछट। तलछट माने तुम देखोगे कोई पानी, जब बाढ़ का भी पानी जब नीचे से हट जाता है तो उसके ऊपर कुछ चीज जम जाता है कि नहीं? कोई चीज इनसॉल्युबल सब्सटेंस कह सकते हो, जो अघुलनशील पदार्थ था पहले, रिएक्शन से पहले घुलनशील था, उसके साथ घुला हुआ था। जैसे दूध वाला एग्जांपल लोगे तो तुम्हें इजीली समझ में आएगा। दूध में घुला हुआ है क्रीम, जब तक दूध है तब तक घुला हुआ है। जैसे उसको बहुत तेज घुमा दिए तो उसमें से प्रोटीन या बाकी चीज क्या हो गया? निकल गया। अब वो बाहर अलग अलग हो गया। अब वो जो नया चीज बना है वो हो सकता है अघुलनशील भी हो। जो अघुलनशील होगा वो ऊपर बैठ जाएगा या नीचे जम जाएगा। वो निर्भर करेगा उसके घनत्व। घनत्व ज्यादा होगा तो क्या होगा? ऊपर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? घनत्व ज्यादा होगा तो डूब जाएगा, और घनत्व कम होगा तो तैरने लगेगा। यही आर्किमिडीज चा बताए थे हमको। आर्किमिडीज चचा हमको क्या बताया? चचा को चा बोला जाता है गांव में। तो आर्किमिडीज चचा हमको बताए कि देखो भाई, देखो भतीजवा, बात यह है कि यदि कोई भारी चीज है और जल का घनत्व है, भारी कहना गलत है, कोई भी द्रव का घनत्व से कम घनत्व का चीज उस पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? तैरने लगेगा। और अधिक घनत्व का जाएगा तो वो डूब जाएगा। बात आ रहा है समझ में? तो 5 गुण को ध्यान रखना। एक हो गया अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और गैस का निर्माण और अवक्षेप का निर्माण। ये 5 गुण आपको ध्यान देना। अब इन 3 गुणों को दिखाने के लिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल लिया। एक उदाहरण
और तीनों गुणों को एक साथ दिखा देगा। जब कोई एक ही उदाहरण से 3-3 गुण दिख जाए तो लोग क्या करेगा, उस उदाहरण को उपयोग करना चाहेगा कि नहीं? तुम्हारे मन में चलेगा कि एनसीईआरटी का किताब या एससीईआरटी का किताब मैग्नीशियम वाले एग्जाम्पल को ही क्यों लिया, मैग्नीशियम के फीता को ही क्यों जलाया, कोई और चीज जला लेता। हमरे बाल में जो फीता लगा है उसी को जला लेता, मैग्नीशियम का क्यों? उसका कारण होता है मैग्नीशियम का फीता को जब जलाते हो तो तुमको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात समझ में आ रहा है? ये 2 क्यों लिख रहे हैं ये भी बताएंगे, लेकिन अभी मूल बात ये है कि ये उदाहरण अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि एक उदाहरण और 3 गुण को सेटिस्फाइड कर रहा है। कौन कौन? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ये तीनों बात को बताने के लिए एक ही उदाहरण है बहुत सारा, लेकिन एक ही उदाहरण से 3 बात को बताया जा रहा है। सीखो कैसे। मैग्नीशियम का फीता हम तुम्हें थोड़ा देर में लाके दिखा देंगे ऊपर लैब से, लेकिन थोड़ा समझो कि वो ऐसे ही है जैसे तुम पतला सा पत्थर नहीं होता एल्युमिनियम का, वैसा ही तुमको फीता दिखेगा। और उसको जैसे फुलझड़िया को तुम जलाते हो दीपावली में, वैसा ही कुछ उसको लंबे समय तक तापक्रम दिए तो जलना शुरू किया। अब जला तो तुमको सफेद कलर का सफेद पाउडर के रूप में, किस रूप में? सफेद पाउडर के रूप में तुम्हें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख। क्या मिलेगा? राख मिलेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये था धातु के रूप में, जैसे तुम तार को रखते हो वैसे, जैसे तार नहीं होता है कोई धातु का तार, एल्युमिनियम का तार, तांबा का तार, ऐसे होता है। लेकिन अभी ये बदल गया किसमें? पाउडर में। परिवर्तन हुआ कि नहीं? नंबर 1। नंबर 2, इसका रंग, जो कि कोई भी धातु को तुम देखते हो तो उसका अपना एक रंग होता है। पढ़े थे ना, धातु में विशेष चमक होता है, तो मैग्नीशियम धातु का भी अपना एक चमक है। लेकिन उस रंग से बदल करके ये रंग कैसा हो गया? सफेद। उसका विशेष रंग से बदल गया किसमें? सफेद। तो रंग में भी क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। अब अवस्था और रंग में तो परिवर्तन हुआ है। जब जल रहा होगा तो बताओ ताप में वृद्धि हुआ कि नहीं? बहुत तेज जल रहा है तो ताप में भी परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ ना बोलो। इस एक उदाहरण से 3 बात क्लियर हो गया। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, बात आ रहा है समझ में? 2 उदाहरण और। कितना उदाहरण और है? 2 उदाहरण और है, और उन दोनों उदाहरणों को ठीक से आपको, जब आपके पास किताब और कॉपी ठीक से उपलब्ध हो जाएगा तो आप उसको अंडरलाइन भी करेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि हमारे पास गैस का निर्माण के लिए एक बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? गैस के निर्माण के लिए बचा हुआ है। और एक बचा हुआ है क्या चीज के लिए? अवक्षेप का निर्माण के लिए। तो पहले गैस वाला कर लेते हैं, तब अवक्षेप पे चलते हैं। तो गैस वाला के लिए दिया है H2SO4, जिसको अम्ल का राजा कहा जाता है। अम्ल राज नहीं, वो फिर मामला अलग हो जाएगा। अम्ल का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। इसके अंदर डाला जाता है जिंक को, दानेदार जस्ता। जिंक माने जस्ता। तांबा और जस्ता में फर्क होता है। कॉपर का तार बनता है, कॉपर का तार होता है ना, जस्ता दानेदार जस्ता, और डाल दिया किसमें? सल्फ्यूरिक अम्ल में। किसमें डाल दिया? और फिर बन गया ZnSO4 प्लस H2, जिंक सल्फेट, और फिर हाइड्रोजन गैस। बात आ रहा है समझ में कि नहीं? अब देखो यहाँ पे कैसे हुआ, क्या हुआ, इस सब के लिए हमारे पास एसिड बेस सॉल्ट नाम का चैप्टर आएगा, अम्ल लवण और क्षार नाम का चैप्टर आएगा। इसके लिए धातु और अधातु नाम का भी चैप्टर आएगा। कौन सा?
धातु एवं अधातु नाम का भी चैप्टर आएगा। लेकिन अभी समझो कि यहाँ पे गैस का निर्माण हुआ। कौन सा गैस का? हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। तो गैस का निर्माण हुआ कि नहीं? जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा होगा तो संभव है कि गैस का निर्माण हो सकता है, या जहां भी गैस का निर्माण हो रहा है हम कह सकते हैं वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा। समझ में आ रहा है? जहां भी गैस का निर्माण हो रहा होगा वहां रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया गैस का निर्माण। और तीसरा उदाहरण जो अवक्षेप है उसके बारे में तुम्हें बता दें। अवक्षेप का निर्माण होगा जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाएं। इसको लेड माने, यदि तुम्हें याद हो तो लेड माने पीवी माने लेड होता है, और नाइट्रेट है तो NO3, चूंकि इसका 2 वैलेंसी NO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki, क्या हो गया? पोटेशियम आयोडाइड। क्या हो गया? पोटेशियम आयोडाइड। जब ऐसा करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? यहाँ पे बनेगा क्या? जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाएंगे तो हमको मिलेगा PbI2, यानी कि लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। बात समझ में आ रहा है? अभी नहीं समझ में आया? 1 2 3 कैसे लिखे? नाइट्रेट क्या होता है, सल्फेट क्या होता है, कार्बोनेट क्या होता है, या फॉस्फेट क्या होता है, ये सब अभी थोड़ा बाद में डिस्कशन का पॉइंट है। लेकिन अभी जिस चीज के लिए उदाहरण ले रहे हैं उसको समझो कि यहाँ पर ये क्या है? लेड नाइट्रेट। इसको क्या कहते हैं? नाइट्रेट। और ये क्या है? पोटेशियम आयोडाइड। क्या है? पोटेशियम आयोडाइड। अब पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट, फिर बन गया क्या चीज? लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। अब बताओ, इस जगह पे जब तक लेड नाइट्रेट था और पोटेशियम आयोडाइड था तब तक ये दोनों ठीक था, लेकिन जैसे ही लेड आयोडाइड बना बात बदल गया। अब ये लेड आयोडाइड ना, ये जो घोल था ना, इसके अंदर घुलने के लिए रेडी नहीं है। इसके अंदर घुलने के लिए रेडी नहीं है। तो अब लेड आयोडाइड का अवक्षेप बन गया। क्या बन गया? अवक्षेप बन गया। अवक्षेप का मतलब हुआ ये जो नया चीज बना वो अघुलनशील है, वो पानी पर या जो घोल है उसके अंदर क्या करने लगेगा? तैरने लगेगा। तो मूल बात ये हुआ, आज की बात तुम्हें बताए गुण के बारे में। कितना गुण के बारे में? 5 गुण के बारे में। सबसे पहला गुण अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा परिवर्तन, तुम लोग जो बोलते हो ना तो उस बीच में कोई सुर नहीं आता। हमें लग रहा होता है कि जैसे बस अपना बोले जा रहे। ये वेल डिसिप्लिनरी मैथड में आओ। जब हम एक बोलेंगे तो 1 नंबर का नाम लोगे। रेडी? देखो कितना लंबा चल रहा है। एक साथ शुरू करके एक साथ खत्म करने भी नहीं आता। दूसरा थोड़ा मतलब आया लाइन पे, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तीसरा ठीक है, थोड़ा ठीक हो। चौथा, पांचवा कोई अवक्षेप में परिवर्तन बोल रहा है, कोई अवक्षेप में निर्माण बोल रहा है। इसी से पता चल जाता है तुम्हारा समझ कैसा। अवक्षेप का बनना या निर्माण ये एक बात हुआ। अवक्षेप में कोई परिवर्तन आ रहा है क्या? तो फिर 5 चीजें हुआ, रंग, ताप और अवस्था। बाकी तो परिवर्तन सबके साथ लगेगा। गैस और अवक्षेप का निर्माण, यही बात हुआ। इसको एक लाइन में कहें, गुणों को लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसके रंग, ताप या अवस्था में परिवर्तन होगा, जबकि इस रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान गैस का निर्माण या अवक्षेप का निर्माण हो सकता है।
अवक्षेप या गैस का निर्माण हो सकता है। ये एक ही रासायनिक अभिक्रिया में ये पांचों का होना क्या जरूरी है? क्या ऐसा भी जरूरी है कि पांच नहीं है होगा, कोई एक के वो होगा? नहीं, एक में दो तीन दिख सकता है, जैसे कि यहाँ दिखा मैग्नीशियम रिबन वाले मामले में एक ही प्रतिक्रिया में दो या दो से अधिक गुण दिख गया कि नहीं? अरे हाँ ना बोलो। अब एक प्रश्न आता है कि यदि अवस्था में परिवर्तन को हम मान लें, अवस्था में परिवर्तन को हम मान लें कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो क्या ठोस से द्रव में बदलेगा कोई चीज? तो क्या ये भी रासायनिक अभिक्रिया है? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया तो रासायनिक परिवर्तन में होता है। ठोस से द्रव में बदलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन? बर्फ का जल में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन? अब बताओ, मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है कि नहीं? पहले पूरा मामला समझ में आया। अब सवाल है कि उसमें देखना पड़ेगा अवस्था में जो परिवर्तन हुआ पुनः वो अवस्था लौट के आ सकता है या फिर नहीं आ सकता। चूंकि जल पुनः लौट करके क्या हो जाएगा? आ जाएगा। जल क्या होगा? पुनः लौट के बर्फ में बदल सकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन दूसरा कोई बदलने वाला, माने लकड़ी को तुम जला दी, पाउडर में बदला, क्या सारे राख को लेके तुम लकड़ी बना लोगे? नहीं। तो सवाल बस यहाँ पे जब तुम कोई बोले कि अवस्था में परिवर्तन से हम पता कर लेते हैं क्या चीज? रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तो तुम्हारे पास प्रश्न होगा कि भाई द्रवण होना, ठोस से द्रव में बदलना भी क्या रासायनिक अभिक्रिया है? अब उसके लॉजिक के हिसाब से तो होना चाहिए क्योंकि अवस्था में परिवर्तन हुआ, लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वह मूल रूप में अपना लौट आता है, अपने मूल रूप में लौट आता है। समझ में आ रहा है? और जो मूल रूप में नहीं लौट पाएगा वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ, और जो मूल रूप में लौट आएगा वहां पे भौतिक होगा। ये अंतर समझ में आ गया? तो आज के क्लास का मेन जो बातें था वो था रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित गुण। समझ में आया? अब इसमें कुछ शब्द है जो लिख लेना चाहिए तुम्हें। इसमें कुछ शब्द है जो तुम्हें क्या करना चाहिए? लिख लेना चाहिए। शब्द नंबर 11 जो कि बहुत जरूरी है वो है अवक्षेप, क्योंकि अवक्षेप एकदम नया शब्द है या नहीं है? सवाल यही होता है कि अवक्षेप क्या होता है। तो देखो, बहुत ध्यान से समझना। अवक्षेप का मतलब समझ लो, रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान, रासायनिक अभिक्रिया के समय बने हुए अघुलनशील प्रतिफल या पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। किसको कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान या समय, रासायनिक अभिक्रिया के समय बने हुए अघुलनशील पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप का निर्माण कब होगा? रासायनिक अभिक्रिया के दरमियान। और ये क्या होगा? अघुलनशील होगा। अघुलनशील होगा तभी तो ऊपर आएगा या नीचे बैठेगा। घुलनशील रहेगा तो फिर घुल ही जाएगा। घुल जाएगा तो हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, तो उसको अवक्षेप क्यों बोलेंगे? जैसे 5 बार दूध को ऊपर नीचे से फेरो तो ऊपर में क्रीम दिखने लगता है। वो जो क्रीम जो ऊपर में ऐसे आया उसको क्या कहेंगे? अवक्षेप। क्या कहेंगे? अब जब दूध के गिलास में तुम देखोगे तो मेरा याद आएगा, तुमको ध्यान आएगा, ओ ये अवक्षेप बना। अच्छा, समझ में आ रहा है? हल्दी वगैरह डालो तो कुछ बूंद बूंद अवक्षेप बन जाएगा। साबुन को तुम कुछ घिसो तो पानी के ऊपर तैरने लगेगा, वो अवक्षेप हो गया। सर्फ को घोलो तो झाग कुछ ऊपर अघुलनशील रूप से आ जाएगा, वो क्या हो गया? अवक्षेप हो गया। तो अवक्षेप आज के लिए एक नया शब्द है। ठीक बात। दूसरा शब्द हुआ था कि भाई ताप में परिवर्तन होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? ताप में परिवर्तन होगा तो वहां पे नया शब्द आया। तापक्रम को तो नया शब्द नहीं मान रहे, लेकिन कुछ शब्द है
जिसको ABCD करके डालोगे उसको ये करके नहीं डालोगे, उसको ABCD करके डालोगे। 11वां नंबर शब्द अवक्षेप हुआ, लेकिन A नंबर शब्द दे के लिखोगे मैग्नीशियम। क्या लिखोगे? मैग्नीशियम। क्या लिख दोगे? मैग्नीशियम। इसको Mg लिख लोगे, क्योंकि ये भी नया शब्द आया, आज ही आया। तुम लोग इससे पहले हो सकता है परिचित हो, लेकिन ना हो तो आज एक नया शब्द क्या लिख लोगे? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हो गया। ये एक प्रकार का धातु है जिसका रिबन हम तुमको दिखाएंगे, और उसका क्या है, संकेत क्या है? Mg। लिखा कैसे जाएगा? कैपिटल M और स्मॉल g। मैग्नीशियम के बाद कौन सा नया शब्द आया हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड आया। तो हम लिख लेंगे क्या चीज? B नंबर डाल के MgO या मैग्नीशियम ऑक्साइड। B नंबर डाल के क्या लिख लेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद आपके पास अगला शब्द आ गया लेड नाइट्रेट। क्या नहीं, पहले सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या आ गया? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। H2SO4 ठीक से लिखोगे। कोई भी बच्चा ऐसे नहीं करोगे, H2 ऐसे लिख दिया, SO4 ऐसे नहीं लिखोगे, ये गलत है। कैसे लिखोगे? H और नीचे 2, जैसे स्क्वायर लिखते हो ना, ऊपर छोटा सा छोटा करके लिखते हो ना, वैसे ही H कैपिटल 2 नीचे छोटा, और उसके बाद S O फिर कैपिटल और 4 नीचे छोटा, तब होगा H2SO4। समझ में आ रहा है? H2SO4 के बाद क्या लिखोगे? H2SO4 के बाद क्या लिखोगे? जिंक। क्या लिखे? Zn, जिंक। उसके बाद लिखोगे PbNO3, Z और N, कैपिटल Z और स्मॉल n है जो इधर लिखे हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हो गया जिंक। क्या हो गया? या इसको जस्ता भी बोला जाता है, जस्ता। हो गया। अब आइए आगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है? वहां पे क्या बना? इस जगह क्या बना? जिंक सल्फेट। तो यहाँ पे लिख दिए ZnSO4, और फिर क्या लिख लिए? H2 यानी कि हाइड्रोजन। फिर हम क्या लिख दिए? ZnSO4 और फिर H2। उसके बाद क्या हो गया? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस, है ना? लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki माने पोटेशियम आयोडाइड। फिर अगला आ जाइए, इस जगह पे क्या लिखा हुआ है? PbI2 प्लस KNO3। तो अगला लिख लेंगे PbI2 प्लस KNO3। अब बताइए कितना शब्द हुआ? चल नई शुरुआत कर, 10 हुआ। तो बस इसी लग रहा सी नहीं है, ब्रैकेट को सी समझता है, यही तो समस्या है। ZnSO4 जो लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे PbNO3 सी नहीं है, ये क्या है? हाँ, PbNO3 ब्रैकेट का होल ट्वाइस, A प्लस B का होल स्क्वायर करते हो कि नहीं? वैसे वाला है, ये मत कर लेना कि इसको सी बना लेना। वो लड़का बोलता है सी तो है, आई उल्टा सी है, हमारे में दांत तोड़ दे।
तो आज के लिए जो ABCD करके शब्द हुआ उसको थोड़ा देख लेते हैं, ध्यान देंगे सब। सबसे पहले तो अवक्षेप 11वां नंबर शब्द, उसके बाद मैग्नीशियम एक तरीके से 1 नंबर मैग्नीशियम। दूसरा हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 नंबर। तीसरा हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल 3 शब्द। चौथा हो गया जिंक, ठीक है। उसके बाद 5वां ZnSO4 5 शब्द हो गया। चौथा हुआ कि 5वां ZnSO4 हाइड्रोजन हो गया 6ठा। उसके बाद PbNO3 7वां, Ki 8वां, लेड आयोडाइड 9वां और KNO3 10वां। ये 10 तुम्हारे सामने सूत्र आए, पहला बार है। सूत्र के बारे में थोड़ा ध्यान रखेंगे, अभी सारे सूत्र आगे चल के क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी उसको इस तौर पे लीजिए, उसको उदाहरण के तौर पे लीजिए, उसको समझने सोचने में समय नहीं लगाते हैं। जो मेन बात है उसको सीखते हैं। क्या गुणों को आपने सीख लिया?